अब ज़रा थोड़ी सी इनको तको दो करनी पड़ेगी, बूट पकड़ने पड़ेंगे, माफ़िया मांगनी पड़ेंगी। ये भी कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब यानी आपके वालिद थे। वो तो कहते हैं कि 100 जूते खाते हो फिर 100 प्याज खाते हो। फिर कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले गए, फिर जब राब्ता हो गया माफ़ी मांग ली। मौलाना साहब ने तो बड़े पिछले धक्के खाए हैं पिछले 2 सालों में। तो दोनों जमातें बड़ी जो है मौलाना साहब को इस्तेमाल कर रही हैं। कह कर तो ये गए थे ना कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे तो उनके प्लेटलेट्स आपको पता बिल्कुल नीचे दिखाई दिए थे। तो उनको चाहिए था वापस आए थे। मैं तो समझता हूँ कि एक सियासी लीडर को जिसकी ख्वाहिश हो कि मेरी जमात और मैं ख़ुद इक़्तिदार में आऊँ, एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर नहीं रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद के बेटे मोहम्मद एजाजुल हक साहब। आइए इनसे करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ 2 हफ्ते का टाइम लेके लंदन इलाज के लिए गए थे, लेकिन अब तकरीबन 2 साल बाद वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या कहते हैं उनकी वापसी के बारे में? देखिए, अभी तक तो इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ और ना ही मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। हाँ, अलबत्ता उनके वीज़े का कोई मसला है जो सबको मालूम है कि उनकी जो एक्सटेंशन थी वीज़े की वहाँ पर नहीं हुई और अब वो अपील में गए हुए हैं। अब सुना यह है कि 16 तारीख को अपील या तो मंजूर हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो अपील रिजेक्ट होती है तो फिर मियां नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना पड़ेगा। माजी में चंद एक और अफराद थे जो इसी तरह से उनके वीज़े भी कैंसिल हुए, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो अगर तो उनका वीज़ा मैं समझता हूँ एक्सटेंड हो गया तो फिर तो वापसी का कोई वो नहीं है। तासुर ये दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शायद ख़ुद फ़ैसला कर लिया वापस आने का। मेरे नज़दीक वो फ़ैसला तब होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब को कोई चीज़ नज़र आएगी कि माजी के अंदर ये बहुत दफ़ा होता रहा है। हमारे यहाँ जो कमज़ोरी है वो ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, मार्शल लॉ के दिनों में तो लाजमी बात है कोई फ़ौजी होता है, वैसे सिविलियन होते हैं जो ये मामला तय करते हैं। तो उसमें माजी के अंदर जो नामुमकिन चीज़ें थी वो मुमकिन हो गई। जिस तरह के एक लंदन में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, दोनों जमातें ये कह दीजिए उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम सबसे अहम पॉइंट नुक्ता जो उसके अंदर मेरे नज़दीक था वो ये था कि हम सियासी तौर पर कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं करेंगे। तो अभी उसकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जिसको उर्दू में भी कुछ नाम दिया था, समथिंग जमहूरियत के साथ, क्या था नाम उसका, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, कि स्याही नहीं सूखी थी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते शुरू हो गए थे पीपल्स पार्टी के, मोहतरमा बेनज़ीर के, और उसका नतीजे में क्या हुआ, NRO हो गया। अब हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ कि गलत बात है वो ये कि एक ईवल है, ईवल समझते हैं कि क्या, बुराई, और एक है लेसर ईवल। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस चक्कर में पड़ी रही है और मुल्क इस चक्कर में पड़ा रहा है कि हमेशा जो इक़्तिदार में हो, जिसको निकालना हो, उसको बड़ा ईवल यानी कि करार दे दिया और कहा जी लेसर ईवल को ले आओ। ठीक है, यही वजह है कि मुल्क अभी तक ना जमहूरियत अपने पैरों पे खड़ी हो सकी, ना मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो सका, ना मुल्क की इकॉनमी अपने पैरों पे खड़ी हो सकी। क्यों? कि वही जिनको चोर कहा जाता है या जो चोर साबित हो चुके हैं, यानी एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये भी अभी बातें की जा रही हैं कि मियां नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं, तो इस बारे में क्या कहते हैं और क्या समझते हैं? देखिए, हर सियासी जमात का किसी न किसी ज़रिए से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा रब्ता होता है। नहीं, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट पाक अफवाज पर तनकीद की जाती है जलसों में, मरीम नवाज़ करती हैं, नवाज शरीफ साहब करते हैं, और दूसरी तरफ अगर उन्हीं के पास दोबारा आके बैठ जाए तो क्या कहेंगे? तो तनकीद ही इसलिए करते हैं कि हमसे बात की जाए, कि हमसे रब्ता किया जाए, हमें कहा जाए यार कि मेहरबानी करो, तनकीद ना करो हम पे। तो कोई ना कोई तो रब्ता हमेशा खुला रहता है। ये कहना
कि जी किसी सियासी जमात चाहे वो हुकूमत में है या नहीं है, उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं है, तो मेरे साथ इससे बड़ी कोई गलतफहमी किसी की हो नहीं सकती। नहीं तो क्या ये ऐसी बात नहीं है कि हम जिस पे तनकीद करते हैं दोबारा उसी के पास जाते हैं? वो तो कह रहे कि 100 जूते खाते हो फिर 100 प्याज खाते हो, यही होता है ना। जरदारी साहब ने भी तो कहा था ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले गए, फिर जब राब्ता हो गया माफ़ी मांग ली तो वापस आ गए। इसी तरह बाकी भी यही करते रहते हैं। नहीं तो क्या होना चाहिए? क्या ये मुल्क की सियासत ऐसी ही रहेगी कि आप हम एक पे निशाना करें, चोरी करें, करप्शन करें और फिर हमें ले आया जाए? भाई ये तो आवाम के लिए सोचने की बात है ना। ये तो आवाम को तो किसी खाते में रखते ही नहीं। आवाम तो पता नहीं जो वोट डालते हैं वो भी सही गिने जाते हैं कि नहीं गिने जाते। तो जो फैसले होने हैं वो चंद लोगों ने करने हैं इस मुल्क के अंदर। अगर उन चंद लोगों का ये ख्याल आ जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है इसमें कि जब मोहतरमा के साथ बेनज़ीर के साथ रब्ता हुआ था इस्टेब्लिशमेंट का, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, उसमें गैर मुल्की दबाव था बहुत ज़्यादा। तो हम तो ऐसा मुल्क है कि हम तो किसी का दबाव बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ना हमारी लीडरशिप में वो सकत है कि वो ये बात कह सकें डट के कि जी ये तुमने हमें इमदाद दी, ये पीनट्स हैं। ये जनरल ज़ियाउल हक शहीद का कमाल था जो उन्होंने कहा था अमरीका को, जब उन्होंने इमदाद दी तो कहा दिस इज़ पीनट्स, यानी ये मूंगफली के दाने अपने पास रखो। मौजूदा सूरत हाल में FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, यानी आप बजट तो अपना बना नहीं सकते उनकी मर्ज़ी के बगैर, तो आप फैसले उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे करेंगे आप? अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब थे, तो क्या आप इस हक़ाइक़ को बेहतर जानते हैं? आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है किसी की। मतलब किसी आप पहली जमात के बच्चे को जो अभी ABC सीख रहा होगा उससे पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा आपको। तो हर किसी को लाने वाला कोई ना कोई तो होता है ना इस मुल्क के अंदर। ठीक, चाहे मोहतरमा को लाने वाले एक दफ़ा गुलाम इसहाक़ साहब थे, नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल ज़ियाउल हक शहीद थे, इमरान ख़ान को लाने वाले शायद वो भी नाम लिया जाता है जो लोग कहते हैं, अब पता नहीं सही है कि नहीं है, ये उनको ज़्यादा पता होगा कि जनरल पाशा थे जिन्होंने ज़्यादा उनके लिए किया। तो इस मुल्क के अंदर देखें, जमहूरियत तब यहाँ पायदार उस पर खड़ी हो सकेगी जबकि आप ये देखेंगे कि मैं आवाम के पजीराई से आया हूँ। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है इस वक्त? महंगाई, बेरोज़गारी, IMF, FATF, बजट, उसके बाद मिनी बजट, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें, उसके बाद आटे की कीमतें कोई बढ़ रही हैं, कोई मतलब नीचे तो आ ही नहीं रही। तो आप ये समझें कि जी मैं जो हूँ वो आवाम की पजीराई के साथ एक दिन भी खड़ा रह सकता हूँ, तो नामुमकिन है। ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में, कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शंस में ये चीज़ें साबित होकर सामने आ चुकी। ठीक है। अच्छा, आप ये चीज़ एक्सेप्ट की कि आपके वालिद साहब भी नवाज शरीफ को लेके, क्या वो वक्त था? मियाँ साहब कैसे आए? क्या मियाँ साहब कहते थे? क्या ये तो खैर अब बड़ी लंबी कहानी है, इसमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन पॉइंट है वो बता उनका था उस वक्त, यानी कि वो लाइमलाइट में थे, गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे, उसमें उनके ताल्लुकात जनरल जिलानी के साथ बहुत अच्छे थे। जनरल जिलानी गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया जनरल ज़ियाउल हक शहीद के साथ। तो इस बात का इतराफ़ तो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब करते हैं, वही थे जो कहते हैं मैं ज़ियाउल हक के मिशन को आगे लेके चलूँगा। ठीक, तो उसका ये कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अपने बलबोते से आया था। उनको हमेशा उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई मैं जनरल ज़ियाउल हक शहीद मुझे लेकर आए थे। आप खुद क्यों नहीं थे आए? हाँ जी, आप खुद क्यों नहीं थे आए? मियाँ साहब देखें वो बात और थी, उस वक्त था, मौका था। अगर हम चाहते तो उस वक्त हम भी सामने आ सकते थे, लेकिन फिर मुस्लिम लीगें स्प्लिट हो जानी थी। ठीक, एक मुस्लिम लीग वो लेके खड़े हुए थे, एक हम लेके खड़े हुए थे, पहले ही 10-12 बनी हुई थी। तो उस वक्त नज़रियाती तौर पर हमारा पीपल्स पार्टी से मुकाबला था। हमने कहा अगर हम आपस में कमज़ोर हो जाएंगे तो उनका रास्ता जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो हमने बेहतर समझा कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी रहें। ठीक। मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी 23 मार्च को इस्लामाबाद आने का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि हम इस्लामाबाद आएंगे और हुकूमत गिरा के वापस जाएंगे। आप क्या कहते हैं? शायद अगर उनको कोई इशारा मिल गया हो तो मुझे पता नहीं है, वरना मौलाना साहब ने तो बड़े पिछले धक्के खाए हैं पिछले 2 सालों में। कभी जरदारी के कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की है, कभी नवाज शरीफ साहब के कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की है।
तो दोनों जमातें बड़ी जो है मौलाना साहब को इस्तेमाल कर रही हैं। तो मौलाना साहब का करना ये चाहिए कि उनको आगे लगाएं, क्योंकि जब मौलाना साहब आगे लगते हैं ना तो वो पीछे से गायब हो जाते हैं। और दोनों जमातें फिर ये करती हैं कि मौलाना साहब की शक्ल दिखा के ख़ुद अपने राब्ते करने शुरू कर देती हैं। ठीक। अच्छा, नून लीग की जो काबीना है उसकी तरफ से ये फैसला किया गया कि मियाँ साहब भी 23 मार्च को ही पाकिस्तान आएंगे। तो अगर मियाँ साहब 23 मार्च को पाकिस्तान आते हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आते हैं, तो वो मुल्क जो सियासी हलचल मचेगी, तो क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। मियाँ साहब को तो चाहिए था कि जब उनका इलाज ख़त्म हो गया था वो फ़ौरन वापस आए। इलाज करवाने गए थे, मतलब कह कर तो ये गए थे ना कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे तो उनके प्लेटलेट्स आपको पता है बिल्कुल नीचे दिखाई दिए थे, तो उनको चाहिए था वापस आए थे। मैं तो समझता हूँ कि एक सियासी लीडर को जिसकी ख्वाहिश हो कि मेरी जमात और मैं ख़ुद इक़्तिदार में आऊँ, एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब यानी आपके वालिद थे, क्या कहते हैं आप? लेकिन इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अगर कोई शक वाली बात हो तो मैं उस पर कोई एलेबरेट भी करूँ। ये तो बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ साहब उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको मुस्लिम लीग जब बनी, जुनेजो साहब को एक फैक्शन बना, जुनेजो साहब का एक अलग बना, तो नवाज शरीफ साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत की थी उन्होंने। जनरल ज़ियाउल हक के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। एक मरतबा उनको पीर पगाड़ा साहब ने गिराने की कोशिश की जब परवेज़ इलाही साहब ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी वो आके जनरल ज़ियाउल हक के पास ही बैठे थे कि मुझे मतलब ऐसा मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। उनके ताल्लुक़ थे, जनरल ज़ियाउल हक के कोई करीबी लोग थे या रिश्तेदार थे, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात थे जिनको हमेशा बीच में डाल कर उन्हें। तो अगर उस वक्त परवेज़ इलाही साहब आए थे इनको हटा कर और पीर पगाड़ा साहब कामयाब हुए थे, ये वक्त था जब जनरल ज़ियाउल हक ने जाकर कहा कि इसका किला मजबूत है और मेरी उम्र भी इसको लग जाए नवाज शरीफ को। तो वहाँ से बच के फिर 29 मई जब 1988 को जुनेद साहब की हुकूमत ख़त्म की तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को भी ना लेने का फ़ैसला हुआ था। लेकिन वो रातों रात कैसे फ़ैसला तब्दील हुआ ये नवाज शरीफ साहब बेहतर बता सकते हैं। तो दो ऐसे मौके आए थे जब कि जिसका सारा इन्हिसार नवाज शरीफ साहब के फ्यूचर पे था, यानी कि आगे चलकर वो क्या करेंगे। एक जब पीर पगाड़ा साहब ने मूव की इनके ख़िलाफ़, परवेज़ इलाही को आगे किया, और फिर पीर साहब का ये अल्फाज थे कि मैंने बोरी में सुराख कर दिया और एक एक दाना अब गिरना शुरू होगा, और लोग रोज़ाना उनको छोड़ के जा रहे थे। ये मौका था जब जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने लाहौर गए और लाहौर जाकर उन्होंने कहा कि मैंने बोरी सी दी है, जिससे दाने गिर रहे थे वो मैंने बोरी सी दी। और फिर साथ ही ये तारीख़ी जुमला का कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए और इसका किला मजबूत है। किला समझते हैं ना कि किला क्या होता है, कि किला मजबूत है। तो इस किस्म के मौके आए जहाँ पर के इस्टेब्लिशमेंट ही कह लें कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और उनकी हुकूमत भी थी उस वक्त। तो एक ये मौका था। दूसरा मौका वो था जब के जुनैद साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने फैसला किया था कि जितने चीफ मिनिस्टर थे सबको उठा के तो इंटरम लाए जाएंगे वहाँ पे। तो रातों रात फिर ये फ़ैसला उन्होंने तब्दील किया नवाज शरीफ साहब के हक़ में। वो आए मिलने के लिए, रात को कुछ लोग उनके साथ थे जिनका अभी नाम लेना की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे 2-3 मौके आए थे जिस पे कि अगर नवाज शरीफ साहब उस वक्त परवेज़ इलाही साहब उनको हटा देते तो फिर परवेज़ इलाही ने चीफ मिनिस्टर बन जाना था, तो ये तारीख़ का हिस्सा बन जाते। फिर जुनेजो साहब जिस तरह हटे और उसके बाद फिर वापस नहीं आ सके, तो अगर उस वक्त इन्हें वापस ना लाया जाता और जनरल साहब इनको ना लेकर आते तो फिर भी इनकी सियासत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जानी थी। तो ये कहना कि जी जनरल ज़ियाउल हक शहीद उनको लेकर आए, ना उनको लेकर आए, और आज जो उनकी सियासत है वो सिर्फ़ शहीद की वजह से। ठीक। अच्छा, ये भी बताएं, एक तरफ मरीम नवाज़ अपने जलसों में इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाती है, पाक अफवाज को तनकीद का निशाना बनाती है, हमारे जो जनरल्स हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाती है, मियाँ साहब तनकीद का निशाना बनाते हैं, और आज ये बातें की जा रही हैं कि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट में ऐसा तो ज़रूर होगा कि राब्ते होंगे, लेकिन मामला तय करने वाली बात जो है ना, ये अभी दिल्ली दूरस्त,
वो ऐसी कोई बात नहीं है कि मामला तय हो। ये एक तासुर दिया जाता है सियासत के अंदर ना, परसेप्शंस होती हैं जी। तो परसेप्शन दी जाती है कि जी अगला वज़ीर आज़म एजाजुल हक आने वाला है, अगला सदर जो है फ़लाना आने वाला है, अगली हुकूमत जो है फिर नून लीग की आने वाली है। हालांकि पीटीआई की कारकर्दगी जिस किस्म की है, अगर नून लीग सही अपोजिशन करती और गाली गलौज से परहेज़ करती तो इनकी बारी बड़ी आसानी से आ जानी थी। अब ज़रा थोड़ी सी इनको तको दो करनी पड़ेगी, बूट पकड़ने पड़ेंगे, माफ़िया मांगनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। फिर मैं नहीं कहता अदरवाइज पॉसिबल, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी, रातों रात। वहाँ कॉन्डोलीसा राइस ने रातों रात 2 बजे रात को मुशर्रफ को जगाया, तो इस तरह हो सकता है कोई और भी फ़ोन कॉल आ जाए।